बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल से हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से मुराद क्या है। जब हमने मशीन लर्निंग की बात की थी तो हमने देखा था कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स की 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसके अंदर सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, जहाँ पे हमारे पास इनपुट डेटा भी अवेलेबल होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा भी अवेलेबल होता है। इस आउटपुट डेटा को हम डेटा के लेबल्स कह देते हैं। हमारा एल्गोरिदम इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को देख के इनके दरमियान एसोसिएशन बनाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाता है। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ जो लर्निंग है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इनपुट डेटा अवेलेबल होता है, आउटपुट डेटा अवेलेबल नहीं होता। लिहाजा हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ये नहीं कह सकते कि ये इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा के दरमियान एसोसिएशन बनाना सीखे, बल्कि हम उसको ये कहते हैं कि ये इनपुट डेटा है और इसके अंदर क्लासिफिकेशन तुम अपनी अकल के मुताबिक कर दो। हाँ, वहाँ पे हम ये ज़रूर स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारे ख्याल में इस डेटा के अंदर 4 या 5 या 6 क्लासेस होंगी। लिहाजा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अक्सर एल्गोरिदम्स को ये बता देते हैं कि इस डेटा की आउटपुट यानी लेबल्स तो हमें नहीं मालूम, हमारे ख्याल में इसके अंदर इतने क्लस्टर्स बनने चाहिए और हमारा एल्गोरिदम जो है वो उतने क्लस्टर्स बना देता है। इस वजह से इसको हम अक्सर क्लस्टरिंग भी कहते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जैसे हमारे पास कस्टमर की सेगमेंटेशन है फॉर टारगेटेड मार्केटिंग। आप कस्टमर के टारगेटेड मार्केटिंग के लिए जो हमने सेगमेंट्स बनाने हैं वो सेगमेंट्स बाज़ औक़ात इतने क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। तो हम अपने एल्गोरिदम को कहेंगे कि कस्टमर्स के 5 सेगमेंट्स बना दो बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया जो आपको ठीक लगता हो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हम जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो हम उस ग्रुपिंग में से किसी भी ग्रुपिंग को गलत नहीं कह सकते। अगर हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को कहते हैं कि इस डेटा के 7 क्लस्टर्स बना दो, तो वो जिस भी क्राइटेरिया के तहत क्लस्टर बनाएगा उसको गलत कहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास लेबल्स ही मौजूद नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये वाली क्लस्टरिंग हमें बेहतर लग रही है इस वाली क्लस्टरिंग से। लिहाजा हमारे जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम है उसकी आउटपुट को गलत कहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हम उनके दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि बैंक ट्रांजैक्शंस में से हम फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करें। अब बैंक के अंदर फ्रॉड करने के नए से नए मेथड्स आते जा रहे हैं। लिहाजा हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा मेथड आएगा और किस तरह की एनालिसिस हम ट्रांजैक्शंस पे करें तो हमें फ्रॉड का पता लग जाएगा। तो वहाँ पे भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूज़ आर्टिकल्स में से या इमेजेस के अंदर जो प्रिंट मीडिया में आते हैं उनमें से सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करने के लिए भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली यूज़र्स के ब्राउजिंग बिहेवियर के बुनियाद पे जो हमने प्रोडक्ट्स के एड्स लगाने हैं वो भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि पहले से हमें नहीं पता कि हमारे पास किस तरह के यूज़र्स आएंगे और वो किस तरह की ब्राउजिंग करेंगे, तो हमने उनको ये वाला ऐड दिखाना है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम उसको टेस्टिंग डाटा पे रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो लेबल्स पहले से पड़े हैं हमारे सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल ने क्या वही लेबल्स जनरेट किए हैं या डिफरेंट लेबल्स जनरेट किए हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास ऐसे लेबल्स मौजूद ही नहीं। तो यहाँ पे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग को किस तरह से एवेलुएट करेंगे कि वो सही ट्रेनिंग हुई या गलत हुई। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास जो क्लस्टर्स या ग्रुप्स बनते हैं हम उनको एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये क्लस्टरिंग कितनी अच्छी या कितनी बुरी है।
इसके लिए हम दो वैल्यूएशंस को यूटिलाइज करते हैं। पहला है कि हमारे जो अनसुपरवाइज लर्निंग है, जो वो क्लस्टर्स या ग्रुप बनाएगा, उसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स आए हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसको हम कहते हैं विद इन क्लस्टर डिस्टेंस। दूसरा जो मेट्रिक है वो है कि जो हमारे क्लस्टर्स डिफरेंट बने हैं, तो एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर का डिस्टेंस कितना है, इसको हम कहते हैं बिटवीन क्लस्टर्स डिस्टेंस। तो अच्छी क्लस्टरिंग के लिए ये ज़रूरी है कि विद इन अ क्लस्टर जो डिस्टेंसेस हैं डेटा पॉइंट्स के, वो कम से कम हो। यानी जो हमारे डेटा पॉइंट्स एक क्लस्टर के दरमियान आए हैं, वो क्लोज टुगेदर हों और उनके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो बहुत कम हो। और दूसरा जो मेट्रिक है बिटवीन क्लस्टर डिस्टेंस में, उसमें हमें अच्छी क्लस्टरिंग का इस तरह से पता लगता है अगर क्लस्टर जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हों, लिहाजा बिटवीन द क्लस्टर्स जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। लिहाजा जब हम डिफरेंट अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे और उनके डिफरेंट पैरामीटर्स को ट्यून करेंगे, तो हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारा विद इन क्लस्टर जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो और बिटवीन क्लस्टर्स जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये थी अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसके हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हम पहला एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो है के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम। के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम वन ऑफ द मोस्ट बेसिक अनसुपरवाइज एल्गोरिदम है। ये एक्सप्लेनेबल एआई में आता है और इसकी वर्किंग को हम पूरा देख के अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लिहाजा के मींस क्लस्टरिंग जो है एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। ये डेटा पॉइंट्स को के नंबर ऑफ क्लस्टर्स के अंदर ग्रुप कर देते हैं और उनके क्लस्टर्स बना देते हैं। के मींस क्लस्टरिंग के अंदर जितने भी क्लस्टर्स बनेंगे उनका एक सेंटर होगा जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। हम इसको सेंट्रॉइड क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि हम इन क्लस्टर्स के सेंटर्स को रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ये सेंटर्स मूव होते रहते हैं। लिहाजा सेंट्रॉइड कह के हम ये डिनोट करते हैं कि ये हमारे फाइनल सेंटर्स नहीं हैं, बल्कि इन सेंटर्स ने अभी काफ़ी ज़्यादा मूव होना है। जितनी एल्गोरिदम की आइट्रेशंस होती जाएंगी, ये सेंट्रॉइड्स जो हैं डिफरेंट क्लस्टर्स के, ये शिफ्ट होते रहेंगे और जब इनकी शिफ्टिंग कम हो जाएगी तो वहाँ पे हम एल्गोरिदम को रोक के बता देंगे कि ये सेंट्रॉइड्स हैं, ये हमारे क्लस्टर्स के फाइनल सेंटर्स बन चुके हैं। तो हमारा गोल क्या है कि हमने सिमिलर पॉइंट्स को ग्रुप टुगेदर करके उनको एक क्लस्टर में डाल देना है और उसको सेंट्रॉइड के आसपास जमा कर देना है। तो अब हम आते हैं कि के मींस क्लस्टर वर्क कैसे करता है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स कैसे होते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमने क्योंकि के की वैल्यू बताई हुई है कि हम डेटा को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो जो के की वैल्यू है उतने सेंट्रॉइड्स को हम इनिशियलाइज कर लेंगे रैंडमली। हम इन सेंट्रॉइड्स को रैंडमली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इन सेंट्रॉइड्स को स्टैटिस्टिकली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। रैंडमली इनिशियलाइज करना बहुत आसान होता है सेंट्रॉइड्स को, लेकिन उसमें हमारे पास ये ख़तरा होता है कि कहीं दो सेंट्रॉइड्स जो हैं वो एक ही क्लस्टर में इनिशियलाइज ना हो जाए। अगर हमारे पास लॉजिकली एक क्लस्टर बनता है और उसमें हम दो सेंट्रॉइड्स को रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं, तो वो दोनों सेंट्रॉइड्स अपना अपना क्लस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जो लॉजिकली एक क्लस्टर था उसमें ज़बरदस्ती के दो क्लस्टर्स बन जाएंगे और हमारी क्लस्टरिंग जो है वो ओवरऑल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों क्लस्टर्स के डाटा पॉइंट्स जो हैं वो दूसरे क्लस्टर के डाटा पॉइंट्स से बहुत क्लोज होंगे। इन सेंट्रॉइड्स को इनिशियलाइज करने के बाद हम हर डेटा पॉइंट को किसी एक क्लस्टर को असाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर डेटा पॉइंट का तमाम सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकालते हैं और जो सेंट्रॉइड सबसे क्लोज होता है इस डेटा पॉइंट के, हम उस सेंट्रॉइड के क्लस्टर में इस डेटा पॉइंट को डाल देते हैं। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी डायमेंशंस के डिफरेंस को लेके उनको स्क्वायर करके ऐड कर देता है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो है उससे हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल आता है
और इस यूक्लिडियन डिस्टेंस की बुनियाद पे हम अपने तमाम डेटा पॉइंट्स को इन सेंट्रॉइड्स बेस्ड जो क्लस्टर्स हैं उनमें डिवाइड कर देंगे। अब जाहिर है हमारे सेंट्रॉइड्स तो रैंडम है, लिहाजा जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं वो भी रैंडम होंगे और वो यकीनन गलत ही होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हर क्लस्टर के अंदर जो सेंट्रॉइड है उसको रीकैलकुलेट करेंगे। उसके लिए उस क्लस्टर के अंदर जितने डेटा पॉइंट्स हैं उन सब का हम मीन लेंगे और सेंट्रॉइड को उस मीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। जाहिर है सेंट्रॉइड को क्लस्टर के सेंटर में यानी उसकी मीन वैल्यू पे ही होना चाहिए। अब क्योंकि सेंट्रॉइड्स शिफ्ट हो चुके हैं तो हमारे पास क्लस्टर्स भी शिफ्ट होंगे, लिहाजा अब हमें तमाम डेटा पॉइंट्स को दोबारा से इवेलुएट करना है कि अब नए सेंट्रॉइड्स के मुताबिक वो किन क्लस्टर्स में जाते हैं। लिहाजा ये हमारा प्रोसेस अब रिपीट होगा जिसमें हम तमाम डेटा पॉइंट्स के डिस्टेंसेस निकालेंगे तमाम क्लस्टर्स से और उनको क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड के वाले क्लस्टर के अंदर फिट कर देंगे। अब दोबारा हमारे नए क्लस्टर्स बन जाएंगे। इसके बाद हम सेंट्रॉइड्स को रिकैलकुलेट करेंगे हर क्लस्टर के मिड पॉइंट के ऊपर यानी उसकी एवरेज के ऊपर। लिहाजा सेंट्रॉइड कैलकुलेशन और क्लस्टर कैलकुलेशन ये दो स्टेप्स का जो लूप है ये रिपीट होता जाएगा जब तक हमारे क्लस्टर्स फाइनल नहीं होते। अब क्लस्टर्स फाइनल करने का हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया तो ये है कि हम उसको एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक चला के जो हमारे क्लस्टर बनेंगे वो हम आउटपुट पे दे सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हम सेंट्रॉइड्स की मूवमेंट को मॉनिटर करें और जब हम ये देखें कि हमारी एक आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन के दरमियान सेंट्रॉइड्स जो हैं वो शिफ्ट नहीं हुए और अपनी ही पोजीशन पे कायम रहे, इसका मतलब है कि हमारे क्लस्टर्स अब पक्के हो गए हैं और सेंट्रॉइड्स शिफ्ट नहीं होते। उस स्टेज पे जाके हम अपनी क्लस्टरिंग को रोक सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन ये है कि क्योंकि हमारे सेंट्रॉइड्स जो हैं वो डेसिमल पॉइंट्स हैं तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट फिर भी रहेगी। तो हम एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं, बहुत छोटी थ्रेशोल्ड, कि अगर इस थ्रेशोल्ड से कम मूवमेंट हुई है इसका मतलब है कि मूवमेंट नहीं हुई। तो जब सेंट्रॉइड्स की मूवमेंट रुक जाए तो हम वहाँ पे क्लस्टरिंग को फाइनलाइज कर सकते हैं। इसी तरह का एक और मेथड है और वो ये मेथड है कि जब हम सेंट्रॉइड्स को शिफ्ट करते हैं और क्लस्टर्स को रिकैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारे डेटा पॉइंट्स उन्हीं क्लस्टर में रहें जिसमें वो आइट्रेशन से पहले थे तो इसका मतलब है कि अब सेंट्रॉइड्स के शिफ्ट होने से क्लस्टरिंग चेंज नहीं हो रही। ये भी एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है जहाँ पे हम अपने क्लस्टरिंग के प्रोसेस को रोक देंगे। लिहाजा हमारे पास तीन स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो गए। पहला, एक नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं जिस पे हम हार्ड लिमिट लगा सकते हैं। दूसरा, हम सेंट्रॉइड्स की मूवमेंट रुकने पे अपनी क्लस्टरिंग को रोक सकते हैं। और तीसरा, हमारे क्लस्टर्स के चेंज ना होने पर हम अपनी क्लस्टरिंग के आइट्रेशंस को रोक सकते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग के जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। दैट मीन्स कि अगर क्लाइंट की तरफ से ऐसा डाटा आया है जिसकी लेबलिंग क्लाइंट को भी नहीं मालूम तो हम उसके ऊपर के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ये आइट्रेटिव रिफाइनमेंट का एल्गोरिथम है जिसके अंदर लूप के अंदर आइट्रेशंस में हम क्लस्टर्स को रिफाइन करते जाते हैं। इसका ये मतलब है कि पहली आइट्रेशन से ही हमारे पास कुछ ना कुछ क्लस्टर्स मौजूद होंगे और जितना हम उसको लूप चलाते रहेंगे उतनी उसके अंदर रिफाइनमेंट होती रहेगी, उतनी क्लस्टर्स की पोजीशन बेहतर होती रहेगी। हमारा जो के मीन्स एल्गोरिथम है इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इनिशियल सेंट्रॉइड पोजीशंस के साथ। जैसे हमने एक रिस्क डिस्कस किया था कि अगर हमने इनिशियलाइज करते हुए दो सेंट्रॉइड्स एक ही क्लस्टर में डाल दिए तो वो क्लस्टर तो ख़राब हो जाएगा। लिहाजा जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे एक पैरामीटर है के मीन्स प्लस प्लस जिससे हम बेटर इनिशियलाइजेशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं कि हम के मीन्स एल्गोरिदम को 5 या 10 या 15 दफ़ा रन करते हैं विद डिफरेंट रैंडम सेंट्रॉइड्स और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से सबसे अच्छी क्लस्टरिंग हमारी कौन सी हुई। सबसे अच्छी क्लस्टरिंग के लिए हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि विद इन क्लस्टर जो हमारा डिस्टेंस है वो मिनिमम निकले।
के मीन्स क्लस्टरिंग जो है ये बहुत फास्ट एल्गोरिदम है और बड़ी तेज़ी से ये कन्वर्ज होता है और ह्यूज डेटा सेट्स के लिए ये बहुत स्केलेबल एल्गोरिदम है। उसकी वजह ये है कि इसकी वर्किंग जो है वो हमें लीनियर महसूस होती है कि हर आइट्रेशन में तमाम डेटा के ऊपर एक सिंगल पास होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू अनसुपरवाइज लर्निंग और के मीन्स क्लस्टरिंग। फ्यूचर के मॉड्यूल्स के अंदर हम के मीन्स क्लस्टरिंग के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को पढ़ेंगे और उन फीचर्स को पाइथन में इम्प्लीमेंट करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी लेंगे।